नमस्कार साथियों, सभी सम्मानित पेंशन भोगियों और देश के जागरूक नागरिकों का आपके अपने पसंदीदा मंच जनपथ वॉइस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की यह चर्चा, आज की यह मुलाकात हमेशा की तरह बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। हम आज दो बहुत ही गंभीर और सीधे आपसे जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। एक मुद्दा वह है जो नवंबर के इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए, और दूसरा मुद्दा वह है जो दिल्ली के गलियारों में, बड़े दफ्तरों में गूंज रहा है और जिसका सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ना तय है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना सिर्फ गुलाबी ठंड लेकर नहीं आता, बल्कि यह हम सभी पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। यह जिम्मेदारी है अपने जीवित होने का प्रमाण देने की, यानी अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की। हमारे और आपके प्रिय नेता, राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSIC के मुख्य रणनीतिकार और हमारे मार्गदर्शक कमांडर अशोक रावत जी ने बार बार लगातार हम सभी को आगाह किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दिया है कि इस नवंबर के महीने में किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने में कोई कोताही, कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। यह एक ऐसी अनिवार्यता है, एक ऐसी डेडलाइन है जिसे हम नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने यह छोटा सा काम समय पर पूरा नहीं किया तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। आपकी जो थोड़ी बहुत पेंशन आ रही है, जो आपके जीवन का, आपकी दवा दारू का एकमात्र सहारा है, वह रुक सकती है। सरकार, सिस्टम, बैंक, यह सब नियम से बंधे हैं। यदि आपका प्रमाण पत्र उनके रिकॉर्ड में नहीं पहुंचेगा तो वे यह मान लेंगे कि आप अब नहीं हैं और आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। जरा सोचिए, उस स्थिति की कल्पना कीजिए। पहले से ही हम कम पेंशन की मार झेल रहे हैं और अगर यह भी बंद हो जाए तो कितनी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। हमें दर दर भटकना पड़ेगा, बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। इसलिए कमांडर अशोक रावत जी की बात को गंभीरता से लें। आज ही, कल ही, जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएं। इसके साथ ही कमांडर साहब ने एक और बहुत पते की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम जो भी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, चाहे वह कोई धरना प्रदर्शन हो, कोई मीटिंग हो या कोई पिटीशन सौंपने का कार्यक्रम हो, हमारी उसकी सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब हम उसकी तैयारी एक दिन पहले ही पूरी कर लें। कार्यक्रम वाले दिन की भागदौड़ में कुछ ना कुछ छूट जाता है, लेकिन अगर हमारी रूपरेखा, हमारी रणनीति, हमारे मुद्दे सब कुछ एक दिन पहले ही कागज पर तैयार हो तो कार्यक्रम के दिन हम पूरी ताकत से, पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात रख पाते हैं। हमारी सफलता की ओर बढ़ने की जो गति है वह कई गुना बढ़ जाती है। यह एक बहुत ही अनुशासित और सटीक रणनीति है जिसे हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो साथियों, यह तो थी दो सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल करने वाली बातें। और हाँ, अगर आप आज पहली बार हमारे इस चैनल जनपथ वॉइस पर आए हैं या हमें लगातार देखते हैं लेकिन अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश के करोड़ों पेंशन भोगी नवंबर के महीने में अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए लाइनों में लगने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के दफ्तरों में एक बड़ा जलसा हो रहा था। यह कार्यक्रम था EPFO के स्थापना दिवस का। इस कार्यक्रम में सरकार के बड़े बड़े मंत्री और आला अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी ने इस अवसर पर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि EPFO को सुधार की एक प्रेरक ताकत बने रहना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो भी सुधार किए जाएं, वे स्पष्ट और सरल शब्दों में कर्मचारियों तक पहुंचने चाहिए ताकि उन बदलावों का असर, उन बदलावों का फायदा कर्मचारी के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखे। मंत्री जी ने आगे कहा कि EPFO को सेवा वितरण में, यानी अपनी सर्विस देने में, तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: निष्पक्षता, गति और संवेदनशीलता। इन तीन स्तंभों पर काम करके ही EPFO नागरिकों का, यानी आपका और हमारा विश्वास मजबूत कर सकता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी रखा। उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं और इस यात्रा में EPFO को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक मानक, यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करने में अहम योगदान देना होगा। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है। निष्पक्षता, गति, संवेदनशीलता, वैश्विक मानक, विकसित भारत, यह बहुत भारी और बहुत सकारात्मक शब्द हैं। इस कार्यक्रम में केवल मंत्री जी ही नहीं थे, उनके साथ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव आदरणीय वंदना गुरनानी जी भी मौजूद थी। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त CPFC श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी भी वहीं थे। केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT के कई सदस्य और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस भव्य कार्यक्रम के गवाह बने। अब यहाँ से खबर और भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सचिव वंदना गुरनानी जी ने जो कहा वह हम सभी को, विशेषकर EPS 95 पेंशन भोगियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि EPFO ने खुद को बदला है। यह पहले एक अनुपालन आधारित निकाय, कंप्लायंस बेस्ड बॉडी था, यानी जिसका काम सिर्फ नियम कानून लागू करवाना था, लेकिन अब यह एक नागरिक केंद्रित संस्था, सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुआ है। यानी एक ऐसी संस्था जो नागरिकों को, आम आदमी को केंद्र में रखकर काम करती है।
है। और इसके बाद उन्होंने वह ऐतिहासिक बात कही जो इस पूरी खबर का दिल है। श्रीमती गुरनानी ने कहा, हर फाइल के पीछे एक समर्पित कर्मचारी, एक परिवार और एक सपना छिपा होता है। मैं चाहूंगा कि आप इस पंक्ति को दोबारा सुने। हर फाइल के पीछे एक समर्पित कर्मचारी, एक परिवार और एक सपना छिपा होता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक कर्मचारी के साथ, चाहे वह कोई भी हो, पूर्ण सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का यह जो पूरा ढांचा है, यह केवल व्यवस्था यानी सिस्टम से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे लोगों से, भावनाओं से जुड़ा होता है। यह कितनी बड़ी, कितनी गहरी और कितनी सच्ची बात कही गई है। हम मैडम की इस बात से 100% नहीं, 1000% सहमत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में ईपीएफओ की भूमिका की भी सराहना की और बताया कि इस बड़े कार्यक्रम का मकसद देश में 3.5 करोड़ नए रोजगारों को प्रोत्साहित करना है। सचिव महोदया के बाद केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ 3 चीजों के लिए प्रतिबद्ध है: दक्षता, पारदर्शिता और सुधार। उन्होंने उन नई पहलों का भी जिक्र किया जो ईपीएफओ ने हाल ही में शुरू की हैं, जैसे केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, जिससे पेंशन एक ही जगह से समय पर वितरित हो सके। उन्होंने आधार और चेहरा प्रमाणीकरण, आधार एंड फेस ऑथेंटिकेशन का जिक्र किया, जिसका मतलब है कि अब आप अपने चेहरे से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और उन्होंने संशोधित ईसीआर प्रणाली, रिवाइज्ड ईसीआर सिस्टम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सभी पहलों के जरिए ईपीएफओ ने एक निर्बाध और तकनीक संचालित टेक ड्रिवन सेवा देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह सब बातें हो रही थी, बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी ने ईपीएफओ की यात्रा और उसकी उपलब्धियों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। स्टेट प्रोफाइल 2025 और रिमेजनिंग गवर्नेंस नाम की किताबों को भी लॉन्च किया गया। यहाँ तक कि एक विशेष डाक टिकट, पोस्टेज स्टैंप का भी अनावरण किया गया। जश्न का पूरा माहौल था। और हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण समझौते भी हुए जिनका सीधा संबंध आपसे है। पहला समझौता एमओयू हुआ ईपीएफओ और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी के बीच। यह समझौता डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए हुआ है। यह वही बात है जिसकी हम शुरू में चर्चा कर रहे थे। दूसरा समझौता गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएम के साथ हुआ, जो डाटा साझा करने के लिए है, ताकि सरकारी कामकाज और सुचारू हो सके। तो साथियों, यह थी वह पूरी खबर जो दिल्ली में घटी। यह थी वह पूरी जानकारी जो हमारे पास थी। लेकिन क्या यह खबर यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असली विश्लेषण, असली सवाल तो अब शुरू होता है। मैं विनोद सिंह आप सबकी तरफ से, देश के उन 7 लाख करोड़ के फंड के मालिकों की तरफ से, उन 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की तरफ से, सरकार से, माननीय श्रम मंत्री जी से, बासीडी इसी आर्ग्य से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी अभी आपके ही मंत्रालय की सबसे वरिष्ठ अधिकारी श्रम सचिव महोदया ने एक सुनहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे एक समर्पित कर्मचारी, एक परिवार और एक सपना छिपा होता है। माननीय मंत्री जी, माननीय सचिव महोदया, हम आपकी इस बात का तालियों से स्वागत करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या यह परिभाषा, क्या यह संवेदनशीलता सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है जो आज नौकरी कर रहे हैं? क्या ईपीएस 95 के पेंशन भोगी जो आज सड़कों पर हैं, जो आज अपनी वृद्धावस्था में, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानजनक पेंशन के लिए लाठी खाने को मजबूर हैं, क्या वे समर्पित कर्मचारी नहीं थे? क्या उन्होंने इस देश के निर्माण में, इस देश की फैक्ट्रियों में, इस देश के संस्थानों में अपना खून पसीना नहीं बहाया? क्या उन्होंने 30 साल, 35 साल का दी, 40 साल तक इस देश की सेवा नहीं की? उनकी भी तो एक फाइल है, एक ऐसी फाइल जो शायद अब धूल खा रही है, जो अब पीली पड़ चुकी है। एक ऐसी फाइल है जिसमें उनके पूरे जीवन की कहानी लिखी है। उनके जवानी के दिनों से लेकर उनके रिटायरमेंट तक का पूरा ब्यौरा उस फाइल में है। उस फाइल में उनका पीएफ नंबर। साथियों, अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो जनपथ वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।